गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। परीक्षा छात्राओं में उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। परीक्षा छात्राओं, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख है अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 संविधान निर्माण। परीक्षा छात्राओं, पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था लोकतंत्र क्या एवं क्यों। पहला अध्याय था और दूसरा अध्याय संविधान निर्माण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ी गंभीरता से इसको आप पढ़िएगा। परीक्षा छात्राओं, सबसे पहले हम विषय पे आते हैं और जानेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम पाते हैं कि किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। जब ब्रिटिश सरकार भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी और जब 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद होता है, उसके बाद यहाँ आवश्यकता होती है कि अपने देश का स्वयं का संविधान हो और इस आधार पे संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। और संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है। संविधान नियमों एवं कानूनों का एक प्रलेख है जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है और उनके अनुसार देश का शासन चलता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। यह सर्वोच्च कानून है जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, यानी कि देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोच्च है। उसका हम किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संविधान से किसी देश में रहने वाले नागरिकों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों को सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं और इस आधार पर संविधान के अनेक कार्य हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसे तथा सहयोग विकसित करता है, यानी कि लोगों को आपस में साथ रहने के लिए एक सहयोग की भावना का विकास करता है। दूसरा, संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ये सारी बातें संविधान में लिखित होती हैं, चाहे वह संविधान लिखित हो या अलिखित हो, उन सभी में दोनों में उसको पाया जाता है तथा किसी फैसले लेने का अधिकार भी है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है, यानी कि जो सरकार है उसकी भी एक निश्चित सीमा होती है जिसके अंदर उसको भी रहना है तथा हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या है। और संविधान अपने देश के नागरिकों के अधिकारों की भी व्याख्या किया है, अधिकारों को भी दिया है। और चौथा पॉइंट, अच्छे संविधान या अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, यानी कि हम किस प्रकार से एक अच्छे समाज का गठन कर सकते हैं, यह उन लोगों की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करने का कार्य करता है। परीक्षा छात्रों, हमको जरूरत पड़ती है कि आखिर संविधान की हमको क्यों आवश्यकता पड़ी, संविधान क्या है, इस विषय में
हम अध्ययन करेंगे। ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है, इसे देश की सर्वोच्च आधारभूत विधि कहा जाता है। यानी कि ऐसा लेखा पत्र यानी कि ऐसा दस्तावेज जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है, यानी कि संविधान जो होगा उसमें सारी चीज़ें रेखांकित होंगी कि सरकार या जो प्रशासन है उसको क्या करना है, और उसी को आधार मानकर हम कोई भी कार्य करते हैं। यह वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों से तात्पर्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है। इन तीनों संविधानों की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। और जो सरकार के जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वह निश्चित रूप से संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई, जिसका अर्थ शासन करने वाला सिद्धांत है। जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांत या नियमों को समूह को संविधान कहा जाता है। यानी कि देश की सारी व्यवस्थाएं जिस सिद्धांत के अनुसार संचालित होती हैं, उस सिद्धांत या नियमों को ही संविधान कहा जाता है। संविधान इन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। प्रिय छात्राओं, अब आप आते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या प्रक्रिया रही, उस विषय में अध्ययन करेंगे। और इसको आप बड़े ही गंभीरतापूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। जो भारत का संविधान है वो भारत का सर्वोच्च विधान है, नियम है, कानून है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ। यानी कि संविधान बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई वह संविधान सभा को दी गई, और संविधान सभा ने उस संविधान को बनाकर 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ। कहने का तात्पर्य कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, और उसके कुछ आर्टिकल भी, क्योंकि उस समय देश की ऐसी स्थितियाँ थी जिसको समय से पहले भी लागू करना पड़ा, जिसके कारण 26 नवंबर 1949 से ही कुछ आर्टिकल को लागू किया जाता है, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। और इसी कारण आप लोग प्रत्येक वर्ष को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, और प्रत्येक वर्ष आप 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपके विद्यालय में भी मनाया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, उनको भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार, प्रधान शिल्पकार या निर्माता कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के जनक के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान। कहने का तात्पर्य भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में निर्वाचन हुए। यानी कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें जो मेंबर आए, जो सदस्य आए, उनके लिए जुलाई 1946 ईस्वी में निर्वाचन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। गौर कीजिएगा,
बार बार प्रश्न आपसे पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा पुनः 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और इसके तत्काल बाद जो भारत देश है वो दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। निश्चित रूप से जब देश बटा तो संविधान सभा को बंटना तय है और इस आधार पर संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान का संविधान सभा। तो इस आधार पर भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, दो भागों में संविधान सभा का डिवाइडेशन होता है। परीक्षा छात्राओं, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। जिस सभा ने संविधान को लिखने का कार्य किया उसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि ऊपर अभी मैंने बताया है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको आप नोट्स भी करते जाइएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान के वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। और से सुनिएगा, आज वर्तमान समय में लगभग 400-450 के लगभग अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय, यानी कि जब भारतीय संविधान की जब रचना हुई थी तो मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां तथा 22 भागों में वह विभाजित था। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, संसदीय सरकार को अपनाया गया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको विस्तृत आपको समझाएंगे, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। संघीय मतलब संघीय शासन से तात्पर्य होता है कि ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। ऊर्ध्वाधर से तात्पर्य, ऊर्ध्वाधर जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, ऊर्ध्वधन अधर, यानी कि सत्ता ऊपर से नीचे आ रही है। और संघीय शासन व्यवस्था की दूसरी जो व्यवस्था होती है उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति है। जो केंद्र सरकार होगी उसका जो संवैधानिक जो प्रमुख होगा वह राष्ट्रपति होगा, राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए अभी मैं आपको बताया कि भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय शासन प्रणाली से आशय यह होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति होगा अर्थात जो राष्ट्रपति होगा, उनकी सहायता के लिए, उनकी परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख है प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन एवं संपादन करेंगे। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। चूँकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और इस आधार पे जो वास्तविक जो शक्ति है वह मंत्रिपरिषद में होगी, न कि राष्ट्रपति में। और मंत्रिपरिषद का जो सुप्रीम होगा, जो प्रमुख होगा, वह प्रधानमंत्री होगा, जो वर्तमान में
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक उप राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। जैसे आपने केंद्र सरकार ने पढ़ा, प्रधानमंत्री जो होगा वह राष्ट्रपति का सहयोग करेगा, ठीक उसी प्रकार राज्य में जो मुख्यमंत्री होंगे वो भी राज्यपाल की सहायता के लिए होंगे और इस आधार पे राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देगी कौन? मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस आधार पर परीक्षा छात्राओं आगे हम पढ़ेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रारूप समिति क्या है? ड्राफ्ट कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आते हैं, बड़े गंभीरता से इसको आप अध्ययन कीजिएगा, सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। परीक्षा छात्राओं, प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी कि 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो निम्नलिखित है। पहले स्थान पे इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे जो सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। चौथा नाम मोहम्मद सादुल्लाह। पांचवा नाम N गोपाल स्वामी अयंगर। छठा BL मीटर। सातवां DP खेतान। परीक्षा छात्राओं, आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। एक इंटरव्यू में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहेंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मूल प्रस्तावना और आर्टिकल 31 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान की उद्देशिका कहा जाता है, भारतीय संविधान का मूल आत्मा है। पूरे संविधान का जिक्र आपको इस प्रस्तावना में मिल जाएगा और वह प्रस्तावना आप सभी को याद होना चाहिए, जो निम्नवत है। इसको बड़ा धैर्य से गंभीर होकर सुनिएगा, समझिएगा और इसको याद कीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रिय छात्राओं, ये तो रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान का, भारत का संविधान उद्देश्य का वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसके एक एक पॉइंट
को एक एक शब्द के अर्थ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ जो भारत का संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसकी प्रमुख जो विशेषता है वह क्या है, उसको हम शार्ट में बताने का प्रयास करेंगे। फिर अगले क्लास में हम जब नया टॉपिक लेकर आएंगे तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है उसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में पहला पॉइंट विस्तृत संविधान। जैसा आपने देखा कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हैं। और जो भारत का जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ तथा 22 अध्याय हैं। दूसरा पॉइंट मिश्रित संविधान, यानी कि भारत का संविधान निर्माताओं ने जब भारत के संविधान का रचना कर रहे थे तो वह विश्व के अनेकों संविधानों का अध्ययन किया और उन संविधानों में जो उनको बेहतर लगा वहाँ से उनको लाकर भारत के संविधान में रखने का प्रयास किया। इस आधार पे भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान है। तीसरा पॉइंट लिखित संविधान। भारत का संविधान, अभी मैं उपरोक्त बताया कि भारत का संविधान एक निश्चित संविधान सभा द्वारा निश्चित समय में लिखा गया है। एकल नागरिकता, चूँकि भारत में शासन व्यवस्था केंद्र स्तर की राज्य सरकार की है, लेकिन यहाँ की जो नागरिकता है वह एकहरी नागरिकता की भारतीय संविधान व्यवस्था करता है। वयस्क मताधिकार, यानी कि भारत के वे स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 से अधिक है वे भारत के वयस्क नागरिक माने जाते हैं। और इस आधार पे भारत में जो राजनीतिक जो अधिकार नागरिकों को दिया गया है उसमें उनका जो पहला अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है। इस आधार पे भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उनमें एक सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह वयस्क मताधिकार को फॉलो करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि यहाँ की जो न्याय प्रणाली होगी, जो न्यायपालिका होगी वह स्वच्छ होगी, स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी। तथा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली से आशय यह है कि जो राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, वह मात्र नाम मात्र का होगा, जबकि उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करेगी। और मंत्रिपरिषद का प्रयोग, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख जो लीडर होगा, सर्वमान्य जो लीडर होगा वह प्रधानमंत्री होंगे, जैसा आप भारत में देखते हैं। इस आधार पे ये तो रहा भारतीय संविधान की विशेषता। परीक्षा छात्राओं इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः हम मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ कहीं आपको असुविधा लगी होगी उसको कमेंट के माध्यम से या क्लास में आप हमसे पूछिएगा। इसी के साथ परीक्षा छात्राओं, विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम पुनः इस के दूसरे अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।